हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि है @class11 ESP, ठीक है। और यहाँ पे आपको पीडीएफ सारी मिलती रहेंगी और आपको लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। वीडियोस के जो भी लिंक होंगे वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम। और अगर आपको हमारे नोट्स पढ़ने हैं, ऑनलाइन क्विज वगैरह भी देखने हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे भी हम टाइम टू टाइम अपने नोट्स डालते रहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो आपको पता है ये पूरा का पूरा चैप्टर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है। हमने इसको बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे सामने एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है द वर्ड मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम ग्रीक, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ किंग्स, लैंड बिटवीन रिवर्स, लैंड ऑफ माउंटेन्स या लैंड ऑफ डेजर्ट्स। तो मेसोपोटामिया वर्ड जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, इसका मीनिंग होता है लैंड बिटवीन रिवर्स, ठीक है। आपको पता है मेसोस एंड पोटामोस, ये ग्रीक में इसको कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का जो एक एरिया होता है, ठीक है। टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स दो रिवर्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच टू रिवर्स सराउंडेड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को कौन से दो रिवर सराउंड करते हैं, बीच में है मेसोपोटामिया और दो रिवर कौन से हैं, नाइल एंड जॉर्डन, यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस, इंडस एंड गंगा या डैन्यूब एंड राइन। तो इसका आंसर होगा यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस। ये दो रिवर हैं जिसके बीच में मेसोपोटामिया का जो पूरा का पूरा एरिया है, जो पूरी सिविलाइजेशन है, वो थी। आगे बढ़ते हैं। द सदर्न फर्टाइल सिटीज डेवलप्ड मेनली बिकॉज ऑफ, जो पूरा मेसोपोटामिया है उसका जो साउथ वाला एरिया था सदर्न, वहां पर क्या हुआ था, जो सिटीज थी वो बहुत डेवलप हो गई थी। इसका मेन रीजन क्या रहा, ठीक है, इसका मेन रीजन क्या रहा, रेनफॉल, इरिगेशन एंड रिवर सिल्ट, डेजर्ट्स या माउंटेन्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इरिगेशन एंड रिवर्स का सिल्ट, यानी कि जो वहां पे इरिगेशन होती थी वो बहुत अच्छी होती थी और जो नदियां हैं वो अपने पानी के साथ जो सिल्ट लाती हैं उसके वजह से वो पूरा एरिया बहुत फर्टाइल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर इन मेसोपोटामिया बिगेन इन। तो मेसोपोटामिया का जो एग्रीकल्चर है वो कब शुरू हुआ था, किस जगह से शुरू हुआ था, ये बेसिकली आपसे यहां से पूछा जा रहा है। सदर्न डेजर्ट, नॉर्थ ईस्ट फर्टाइल प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट या कोस्टल जोन। तो भाई ये शुरू हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फर्टाइल प्लेन का जो एरिया है यहां से अपना ये पूरा अर्लीस्ट एग्रीकल्चर मेसोपोटामिया में जो शुरू में जो खेती बाड़ी स्टार्ट हुई थी वो यहां से ही स्टार्ट हुई थी। द स्टेपी रीजन इन नदर्न मेसोपोटामिया वॉज सुटेबल फॉर। तो जो स्टेपी वाला रीजन होता है जहां पे घास वगैरह ज्यादा होती है, ठीक है, वो किस चीज के लिए ज्यादा सही माना जाता है, फिशिंग के लिए, हर्डिंग शीप एंड गोट्स यानी कि भेड़ बकरियां पालने के लिए, या फार्मिंग व्हीट एंड बार्ले, बार्ले और व्हीट उगाने के लिए, या माइनिंग के लिए। तो जहां पे स्टेपी होता है उसका मतलब घास फूस के मैदान है, तो वहां पे ऑब्वियसली अगर आप जानवर पाल रहे हो भेड़ बकरी तो उसके लिए ज्यादा सूटेबल रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रू सिटी बिगिंस व्हेन पीपल ओनली फार्म फूड। कि एक सही मायने में एक शहर कब माना जाता है, जब वहां के लोग खाने को उगाने लगे, या पीपल ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइड सर्विसेज, या विलेजेस मर्ज, या बहुत सारे जो विलेजेस हैं भाई वो या तो मर्ज हो जाए तब आप उसको मानोगे कि सिटी है, या पॉपुलेशन 1 लाख हो जाए। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी माना जाएगा। एक सही मायने में शहर तभी बनता है जब वहां पे लोग आपस में ट्रेड करते हैं, जब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन वहां पे किया जाता है, वहां पे जब लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं, तो ही सही मायने में आप मानो कि वहां पे एक सही शहर माना जाएगा उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ की फीचर ऑफ सिटी लाइफ इन मेसोपोटामिया वॉज। क्या मेसोपोटामिया का एक की फीचर रहा सिटी लाइफ का, आइसोलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, सेल्फ सफिशिएंसी, या हंटिंग एंड गैदरिंग। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे जो लोग थे
उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छे से कर रखा था, श्रम विभाजन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सोसाइटी में एक मोबिलिटी है, कोई क्या काम कर रहा है कोई क्या काम कर रहा है, ऐसा नहीं है सारा एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो हर कोई अपना अपना काम निभा रहा है जो भी उसको काम सौंपा जाता था। आगे बढ़ते हैं। टेम्पल्स इन मेसोपोटामियन सिटीज वर नॉट ओनली फॉर वर्शिप। देखो भाई, मंदिर का काम होता है जहां पे लोग जाते हैं और वहां पे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मेसोपोटामिया के अंदर जो मंदिर थे वहां वर्शिप के अलावा और क्या क्या होता था? ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था वहां पे, और मैनेज ट्रेड एंड रिकॉर्ड्स, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी होता था। एम्प्लॉयड वर्कर्स, ये भी होता था भाई, वहां से जॉब भी लगती थी लोगों की। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस पे हम टिक लगा देंगे, क्योंकि ये तीनों जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं मंदिरों के बारे में, टेम्पल्स के बारे में, वो एकदम सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ उरुक ग्रू टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स अराउंड 2800 BCE। तो 2800 BCE का जब टाइम पीरियड आया तो जो उरुक नाम से शहर था वो कितने हेक्टेयर तक ग्रो कर चुका था, कितने हेक्टेयर का वो पूरा बन गया था? 100 हेक्टेयर्स, 250 हेक्टेयर्स, 400 हेक्टेयर्स या 1000 हेक्टेयर्स? तो वो लगभग 400 हेक्टेयर्स तक का बन गया था। ये ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। कंपल्सरी लेबर इन मेसोपोटामिया वाज यूजुअली रिवॉर्डेड विद, यानी कि जो लोग अपना काम करते थे वहां पे, जो लेबर वर्क वगैरह वहां पे किया करते थे, तो उनको वहां पे क्या मिलता था? ठीक है, लैंड या फिर राशन, जैसे कि अनाज, तेल और कपड़े, मनी या फिर गोल्ड। तो वहां पे जो लेबर थी वो भी कंपल्सरी जो लेबर थी उनको राशन दिया जाता था, और उसमें अनाज, तेल और कपड़े, जिससे कि उनका गुजारा चल पाए, ये उनको प्रोवाइड वहां से होता था। मेसोपोटामिया हैड सरप्लस ऑफ, सरप्लस का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, अबंडेंस में, मतलब थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आपके पास है, तो उनके पास क्या चीज एक्स्ट्रा रहती थी? मेटल्स, फूड, वूल एंड डेट्स, स्टोन्स फॉर टूल्स या फिर वुड। तो ऑप्शन बी सही होगा। एक तो खाना इनके पास सरप्लस था, वूल यानी कि ऊन इनके पास सरप्लस में थी, और डेट्स यानी कि जो आप खजूर खाते हो, तो ये इनके पास थोड़ा सरप्लस, या आप कह सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रहता था, जो कि जिसका ये लोग ट्रेड भी कर दिया करते थे। विच रिसोर्स वॉज स्केर्स इन मेसोपोटामिया। स्केर्स का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कमी थी। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कमी थी मेसोपोटामिया के अंदर जो वहां पे नहीं था? खाने की कमी थी भाई, ऐसा तो नहीं है। मिनरल्स, वुड एंड स्ट्रॉन्ग स्टोन्स, डेट्स की कमी थी, ऐसा भी नहीं है। फिश की कमी थी, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रीशियस मिनरल्स होते हैं, कुछ लकड़ियां होती हैं, और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो इनको बाहर से मंगवाने पड़ते थे, तो इनके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है, द मेसोपोटामियन ट्रेडेड टेक्सटाइल्स एंड फूड। ठीक है, एंड फूड फॉर वुड, मेटल्स, स्टोन्स। देखो होता क्या था, ट्रेड होता था, बार्टर सिस्टम था, भाई मैं दे रहा हूं तुम भी बदले में दोगे। तो जब वो अपने कपड़े और अपना खाना देते थे तो वो बदले में क्या लेते थे? लकड़ी, मेटल और स्टोन। जैसा कि मैंने पीछे बताया इसकी कमी थी, तो बदले में भाई वो वही चीज तो लेंगे ना जिस चीज की उनको कमी थी। द मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेड। जब ट्रेड होता था तो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होता था मेसोपोटामिया में? डंकी कार्ट्स या बोट ऑन रिवर एंड कैनाल्स, कैमल, कारवास या वॉकिंग। तो इसमें देखो नाव का यूज बहुत ज्यादा होता था, रिवर्स वाला एरिया था भाई, आसपास से कैनाल्स भी थे, तो वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही सही माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर बिकेम अ वर्ल्ड रूट फॉर गुड्स। वो कौन सा रिवर है जिसको माना जाता है कि पूरी दुनिया के लिए एक उस टाइम पे ये ऐसा रूट बन गया था जहां से बहुत सारे लोग आते जाते थे ट्रेड करने के लिए? इंडस रिवर, नाइल रिवर, यूफ्रेट्स या गंगा? तो यूफ्रेट्स रिवर है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा यूज हो रही थी उस टाइम पे, तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। राइटिंग इन मेसोपोटामिया बिगेन अराउंड। तो मेसोपोटामिया आपको पता है राइटिंग के लिए अपनी जाना जाता है, तो वहां पे राइटिंग का जो पूरा सिस्टम है वो कब से स्टार्ट हुआ था? कहने का मतलब है वो लिखना कब शुरू हुए थे वो लोग? 5000 BC में, 3200 BC में, 1000 BC में या फिर 2600 BC में? तो भाई इसका टाइम पीरियड जो राइटिंग का माना गया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो 3200 BC है। 3200 ईसा पूर्व में ये लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था। द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया,
यानी कि जो इनकी स्क्रिप्ट है, देखो हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं उसकी कोई स्क्रिप्ट है। हिंदी को लिख रहे हो तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख रहे हो, पंजाबी को लिख रहे हो तो गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिख रहे हो। तो आपको ये समझना होगा कि जो लिखने का स्टाइल होता है वो उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ये आपको आगे भी काम आएगा इफेक्ट, 12th में भी जब आप जाओगे वहां भी आपको कुछ सिविलाइजेशंस पढ़नी है, वहां भी आप स्क्रिप्ट को पढ़ोगे। तो स्क्रिप्ट जो यहाँ पे देखी गई है वो कौन सी है, हायरोग्लिफिक्स, क्यूनिफॉर्म, लैटिन या संस्कृत। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है जहां पे वेज शेप्ड साइंस बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये साइंस बने हुए हैं वहां की स्क्रिप्ट में, ठीक है, इस तरीके से ये साइंस बने हुए हैं। तो आप मान के चलो क्यूनिफॉर्म इसका सही आंसर है। द अर्लीस्ट टैबलेट्स मोस्टली रिकॉर्डेड, जो मेसोपोटामिया की टैबलेट्स मिली हैं। टैबलेट्स क्या होती हैं, बेसिकली आप मिट्टी का एक क्ले को आप लोगे, उसको ये शेप दोगे, उस पर आप कुछ भी ऐसा लिखोगे अपनी स्क्रिप्ट में, उसको धूप में सुखाओगे, वो एक टैबलेट बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो टैबलेट जो बहुत पुरानी पुरानी अपने को जो मिलती हैं, ठीक है, वो हमें किस बारे में बताती हैं, क्या लिखा हुआ था उस पर, कानून लिखे हैं, सामानों की लिस्ट है कि भाई बैल, मछली, ब्रेड व्रेड इन सब के बारे में है, स्टोरीज लिखी हैं, पोम्स लिखी हैं, या उस पर रॉयल ऑर्डर्स लिखे हैं। तो जो अर्लीस्ट यानी कि जो शुरू शुरू में जब लिखा जाता था तो सामान वगैरह उसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका बैल हो गया है, मछलियां हैं, ब्रेड है, ये सारी चीजें उसके ऊपर लिखी जाती हैं। मेसोपोटामियन राइटिंग वाज मेनली डन ऑन, तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो किसके ऊपर लिखते थे, पेपर स्क्रॉल के ऊपर, क्ले टैबलेट के ऊपर, लकड़ी के प्लैंक के ऊपर, या पाम लीव्स के ऊपर। तो भाई वो टैबलेट्स पे ही लिखते थे और मिट्टी की ही टैबलेट वो होती थी। तो ये आप याद रखना, टैबलेट्स पे लिखते थे एंड क्ले की टैबलेट पे लिखते थे, ये फैक्ट आप जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who were the main people trained to read and write, लिखने का काम और पढ़ने का काम बेसिकली किसका होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लिखने और पढ़ने का काम स्क्राइब्स का होता है और स्कॉलर्स का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, हु इन्वेंटेड राइटिंग टू अवॉइड कंफ्यूजन इन मैसेजेस, तो एक कहानी है, एक बहुत मतलब ऐसी चलती है मेसोपोटामिया के टाइम की। एक राजा था जो कि बहुत ही कंफ्यूज रहता था मैसेजेस को लेकर, जब उसको कहीं भेजने होते थे तो उसको एक राइटिंग का सिस्टम चाहिए था, तो उसने ये राइटिंग का सिस्टम स्टार्ट करवाया था। तो वो राजा कौन था, सरगन, एनमार्कर, हम्मुरब्बी या गिलगेमिश। तो एनमार्कर था उरुक का राजा, जिसने इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए राइटिंग का सिस्टम स्टार्ट करवाया था। टेम्पल्स वर कंसिडर्ड द होम ऑफ, टेम्पल्स जो होते थे वो किन के घर माने जाते थे, सिटीजन्स के, गॉड्स के, सोल्जर्स के, किंग्स के। सिंपल है भाई, टेम्पल किसका होता है, भगवान का घर होता है। जैसे मून गॉड ऑफ उर हो गया, इनाना गॉडेस हो गई, तो ये वहां के कुछ डीटीज हैं, कुछ देवी देवता हैं जो कि वो वहां पे पूजा होती थी इनकी, है ना, ये लव एंड वॉर की देवी हैं। तो टेम्पल्स ऑल्सो ओन्ड, जो मंदिर होते थे उनके पास कुछ चीजें होती थी जिनको उन्होंने खरीद रखा था, फील्ड्स, फिशरीज, हर्ट्स, स्कूल्स, ओनली श्राइन्स, नो प्रॉपर्टी। तो टेम्पल्स के पास खेत भी होते थे, फिशरीज भी होती थी और हर्ट्स भी होते थे। आप याद रखना, जानवर, खेत खलियान सब मंदिरों की प्रॉपर्टी ही थी, इनके पास अपनी ही प्रॉपर्टी रहती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। वॉर लीडर्स टर्न्ड इनटू लास्टिंग किंग्स, तो जब वॉर में कोई लड़ता था और उसके बाद वो एक राजा बनता था, जो बहुत लंबे समय तक एक राजा बना रहता था, तो वो ऐसा कैसे बनता था, विनिंग बैटल्स, क्या सिर्फ लड़ाई जीतकर, या जो भी लूटने पाटने का सामान है उसको बांटना, अपने गॉड्स को सर्व करना, टेम्पल की वेल्थ को मैनेज करके, या टैक्स कलेक्ट करके, या विलेजेस को डिस्ट्रॉय करके। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जब कोई वॉर में लड़ा, सारा पैसा आया, उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट करा सब में, और उसने अपने भगवानों को भी खुश करा, और उसके बाद टेम्पल की पूरी वेल्थ को वो खुद देख रहा है, तो वही आगे चल के एक लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक टिकने वाला राजा बन सकता था। द स्टोरी ऑफ गिलगेमिश रिफ्लेक्ट्स, जो गिलगेमिश की स्टोरी है एक बहुत बड़ा एपिक है, ठीक है, जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, तो वो हमें किस बारे में बताता है, स्ट्रगल फॉर इमोर्टैलिटी एंड लेगेसी ऑफ सिटी वॉल्स। यस, ये गिलगेमिश की पूरी स्टोरी इसी बारे में है, अमर होने को लेकर, और अमर होने के साथ साथ जो सिटी की वॉल्स होती हैं उनकी क्या लेगेसी है, इसको लेकर ये है पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं। द रॉयल टॉम्स एट उर, तो उर में जब आप जाओगे, उर सिटी में, वहां पे बड़े बड़े कुछ मकबरे बने हुए हैं, कुछ वहां पे टॉम्स वगैरह बने हुए हैं। तो वो जो टॉम्स हैं वो क्या, मतलब वहां पे क्या क्या है,
टूल्स एंड ब्रिक्स हैं, ज्वेल्स, गोल्ड, इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रैगर्स हैं, ओनली क्ले टैबलेट्स हैं या ओनली पॉटरी है। तो ये जो रॉयल टॉम है, रॉयल यानी कि नाम से पता चल रहा है किसी राजा महाराजा का है, तो उसमें कुछ जेवल्स हैं, कुछ गोल्ड भी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और डैगर्स भी हैं। ये सारी ही चीजें वहां पे इंक्लूड हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट मेसोपोटामियन फैमिलीज वर, जो ज्यादातर हमें देखने को मिला है मेसोपोटामिया की जो फैमिलियां थी वो कैसी हैं? जॉइंट फैमिली विद मैनी रिलेटिव्स, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज, लिविंग इन क्लैंस या एंटायर विलेजेस टुगेदर। तो छोटी और न्यूक्लियर फैमिलियां ये देखने को मिली है हमें मेसोपोटामिया में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी वॉज यूजुअली इनहेरिटेड बाय, जो मेसोपोटामिया में प्रॉपर्टी होती थी वो आगे किसको मिलती थी, उसका उत्तराधिकारी कौन बनता था? तो ऑब्वियसली लड़के ही बनते थे, पुराने समय से ये चला आ रहा है, पेट्रिलिनी। तो सन्स, ये ऑप्शन बी सही आंसर है अपना। जो उर सिटी है वहां की जो स्ट्रीट्स हैं, जो वहां की गलियां हैं, वहां की गलियां कैसी थी? तो मैं आपको बता दूं बहुत ही बेकार मैनेजमेंट था। नैरो, एक तो वो गलियां बहुत पतली होती थी और वो भी टेढ़ी मेढ़ी, नैरो एंड विंडिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वहां की जो स्ट्रीट्स हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। हाउसेस इन उर गॉट लाइट मेनली फ्रॉम, उर सिटी में जो घर होते थे वहां पे लाइट कहां से आती थी? विंडोज से? तो नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं था। कोर्ट यार्ड्स, स्ट्रीट लैंप या ओपन रूफ? तो कोर्ट यार्ड जो उनका आंगन होता है बेसिकली वहीं से उनको सारी लाइट वगैरह मिलती थी। ड्रेनेज इन उर, तो उर सिटी के अंदर जो ड्रेनेज का पूरा सिस्टम था वो कैसा था? भाई मैं आपको बता दूं कि हर घर में अपना खुद का एक ड्रेन होता था इंडिविजुअल, और अपने ही संप होते थे उनके। तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब हम पढ़ेंगे मारी टाउन के बारे में, जो इसी चैप्टर का एक टॉपिक है। मारी एक ऐसी सिटी थी, वो टेंपल सिटी थी या रॉयल कैपिटल सिटी थी यूफ्रेट्स के ऊपर बनी हुई, या हड़प्पन कॉलोनी थी या डेजर्ट श्राइन था? तो भाई मारी एक रॉयल कैपिटल सिटी थी यूफ्रेट्स की। मारी एक कैपिटल थी भाई मेसोपोटामिया की उस टाइम पे। ठीक है, फिर है द पीपल ऑफ मारी, जो मारी के लोग थे वो क्या करते थे? सिर्फ फार्मिंग, या फार्मिंग एंड पेस्टोरलिज्म दोनों, या सिर्फ नोमैडिज्म, या सिर्फ ट्रेड? तो मारी के जो लोग थे वो खेती बाड़ी भी किया करते थे और वो पेस्टोरलिज्म यानी कि जानवर भी पाला करते थे। तो ऑप्शन बी यहां पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मर्स एंड हर्डर्स समटाइम्स क्लैश्ड, अक्सर ये देखा गया है मारी टाउन के अंदर फार्मर्स और जो हर्डर्स हैं उनके बीच में क्लैश वगैरह हो जाया करते थे। ऐसा क्यों होता था? कि भाई हर्डर एनिमल्स डैमेज क्रॉप्स, जो जानवरों के वो जानवर मतलब जो पालते हैं उनके जानवर क्या करते थे? अक्सर क्रॉप्स को डैमेज कर देते थे। और फिर फार्मर्स क्या करते थे? पानी का वो एक्सेस ब्लॉक कर देते थे। तो ये दोनों ही रीजन है, बोथ ऑफ द अबव, ए और बी, इसी वजह से क्लैशेस उनके होते थे। नोमैटिक ग्रुप्स लाइक अमोराइट्स एंड अक्कादियंस इवेंचुअली रिमेन्ड आउटसाइडर्स, या बिकेम रूलर्स एंड इंटीग्रेटेड, या स्टेड ओनली एज हर्डर्स, या लेफ्ट मेसोपोटामिया? तो भाई ये माना जाता है ये रूलर्स बन गए थे, जो यही नोमैटिक ग्रुप्स जो इधर उधर घूमते रहते थे, एक टाइम बाद यही सेटल्ड यहाँ के रूलर भी बने। ठीक है, द किंग्स ऑफ मारी बिलोंग टू विच नोमैडिक ट्राइब? तो मारी के जो राजा थे वो किस ट्राइब के आते थे? एमोराइट्स, अक्कादियन, सुमेरियन या अर्मेनियंस? तो ये एमोराइट्स ट्राइब से आते थे जो मारी के राजा होते थे। मारी प्रोस्पर्ड मेनली बिकॉज ऑफ, तो भाई मारी में बेसिकली ट्रेड हब था, ये यूफ्रेट्स के ऊपर बना हुआ, सबसे मेन काम यहाँ ट्रेड का ही होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद है मेसोपोटामिया कंट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टेबल्स, स्क्वायर रूट्स टेबल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो भाई कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें मेसोपोटामिया में ये देखने को मिलती थी। वो मल्टीप्लाई करना जानते थे, डिवीजन का वो सब कुछ जानते थे, स्क्वायर रूट्स के बारे में वो सब कुछ जानते थे, उनको कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है उसके बारे में भी सब कुछ पता था। फिर है मेसोपोटामियन डिवाइडेड एन आर इनटू, तो एक घंटे को हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं ना, जो आज वो इन्होंने ही किया था सबसे पहले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेसोपोटामियंस केयरफुली रिकॉर्डेड, इन्होंने केयरफुली किस चीज को रिकॉर्ड किया? पोजीशन ऑफ स्टार एंड एक्लिप्स, या माउंटेन्स, या ओशियंस, या फैमिली ट्रीज? तो जो तारों की पोजीशन है, जो एक्लिप्स होते हैं, जब कोई चंद्र ग्रहण, जब कोई सूर्य ग्रहण वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें ये अच्छे से रिकॉर्ड किया करते थे। अब हमारा सेकंड चैप्टर है एन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रोमन एम्पायर के बारे में सारे एमसीक्यूज में आपको करवाने वाला हूं इसमें।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच 3 ग्रुप्स आर द मेन सोर्सेस फॉर रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री को समझने के लिए हम वो कौन सी 3 चीजों का यूज करते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है? टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल रिमेन्स, मिथ्स, लेजेंड्स, ट्रेडिशंस, मैप, पोइट्री, रिचुअल्स, क्रॉनिकल, फोकटेल्स या मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स, यानी कि जो कुछ हमें लिखित में मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और कुछ मटेरियल रिमेन्स भी अपने को मिलते हैं। यहीं से हमें सारा कुछ पता चलता है रोमन एम्पायर के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड पेपायरोलॉजिस्ट रेफर टू स्कॉलर्स हु स्टडी रोमन कॉइन्स, पपायरियस डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स या पोट्री रिमेन्स। तो पपायरस से जो लिखा जाता था, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, उनको जो पढ़ता है, जो स्कॉलर, उसको कहा जाता है पपायरोलॉजिस्ट। और वो क्या पढ़ता है? ऑब्वियसली पपायरस के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी को पढ़ेगा, ठीक है। तो स्कॉलर्स ऑफ पपायरी वर कॉल्ड पपायरोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच सी वॉज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर? रेड सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी या फिर ब्लैक सी? तो भाई मेडिटेरेनियन सी जो है, भूमध्य सागर, ये माना जाता है रोमन एम्पायर का हार्ट था। यहीं से सारी चीजें कनेक्टेड थी रोमन एम्पायर की। टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर वर मार्क्ड बाय। नॉर्थ में अगर आप देखो तो रोमन एम्पायर के नॉर्थ में क्या क्या आता है? नाइल एंड टाइग्रिस, ठीक है, या फिर राइन एंड डैन्यूब, इंडस एंड गंगा या जॉर्डन एंड वोल्गा। तो कौन सी नदियां हैं? तो रोमन एम्पायर के नॉर्थ में अगर आप देखो राइन नदी और डैन्यूब रिवर, ये 2 रिवर्स हैं, ठीक है, जो कि ऊपर की साइड पड़ते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सहारा डेजर्ट मार्क्ड द डैश बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर, ईस्टर्न, नदर्न, सदर्न या वेस्टर्न। सहारा डेजर्ट जो है अपना, वो रोमन एम्पायर की साउथ की बाउंड्री में पड़ता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। ये जो सदर्न बाउंड्री है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट आता था। आगे बढ़ते हैं। द रिपब्लिक इन रोम लास्टेड फ्रॉम। तो जो रोम का पूरा रिपब्लिक था, कौन से टाइम पीरियड से लेके कौन से तक था वो? 509 से 27 बीसी, 100 सी से 200 सी, 400 बीसी से 400 सी या 27 सी से 509 सी। तो 100 से ऊपर अगर आप देखो, जो ऑप्शन ए है 509 बीसी से 27 बीसी, ये इसका करेक्ट आंसर है। 509 बीसी से 27 बीसी के बीच में जो रोम का पूरा रिपब्लिक है वो एग्जिस्ट करता था। हु ओवरथ्रो द रोमन रिपब्लिक? तो जो रोमन रिपब्लिक है उसको किसने ओवरथ्रो किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जूलियस सीजर, टिबेरियस, ऑक्टावियन, जिसको ऑगस्टस भी कहा जाता है, या ट्राजन। तो रोमन रिपब्लिक को किसने हटाया था? भाई माना जाता है कि जो ऑक्टावियन है, जिसको ऑगस्टस का नाम भी कहा जाता है, उसने ओवरथ्रू कर दिया था रिपब्लिक को और अपना एम्पायर बनाया था इसने पहला, ऑगस्टस ने, प्रिंसिपेट, इफ यू रिमेंबर। द रिजीम established by Augustus in 27 BCE। 27 BC जैसे ही रोमन रिपब्लिक खत्म हुआ था, रोम का रिपब्लिक, और जैसे एम्पायर आया था, तो वो जो रिजीम थी उसको क्या कहा जाता है? कंसुलेट, रिपब्लिक, प्रिंसिपेट या मोनार्की? तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, इसने प्रिंसिपेट नाम दिया था क्योंकि ऑगस्टस खुद को प्रिंसिप्स कहा था, मतलब खुद को कहा करता था, तो प्रिंसिपेट इसका सही आंसर होगा। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रिंसिप्स, ये खुद को कहता था ऑगस्टस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग किंग, लीडिंग सिटीजन, डिक्टेटर या फिर एम्परर। तो भाई प्रिंसिप्स का मतलब होता है पहला सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन, पहला लीडिंग सिटीजन, प्रिंसिप्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। द रोमन सीनेट, जो सीनेट होता था रोमन एम्पायर में, वो मेनली उसमें कौन कौन था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्जर्स, मर्चेंट्स, एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी या स्लेव्स? तो यहाँ पे ये माना जाता है जो सीनेट है रिप्रेजेंटेड वेल्दी लैंड ओनिंग फैमिलीज। तो जो अमीर लोग हैं वो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, नोबल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। द रोमन आर्मी वॉज यूनिक बिकॉज इट वॉज। रोमन आर्मी को अपन यूनिक क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास ऐसा क्या था? तो भाई ये यूनिक इसीलिए है कि एक तो ये प्रोफेशनल थी और दूसरा ये पेड आर्मी थी, इसको पैसा दिया जाता था, इनमें प्रोफेशनलिज्म था, वो काम को अच्छे से करते थे। मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस, मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस इन द रोमन आर्मी, या आपको इतने साल तो काम करना ही करना है, 5 साल, 15 साल, 25 साल या 35 साल। तो माना जाता है 25 साल आपको देने पड़ते थे रोमन आर्मी में, अगर आप आर्मी की तरफ आ रहे हो तो।
विच ग्रुप फियर्ड द रोमन आर्मी ड्यू टू इट्स अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस। तो सबसे ज्यादा रोमन आर्मी, ठीक है, विच ग्रुप फियर्ड द रोमन आर्मी, किसने रोमन आर्मी को डराया, इतनी ज्यादा वायलेंस हुई, एम्परर्स, मर्चेंट, सीनेट या स्लेव्स। तो भाई सीनेट ने, फियर्ड आर्मी ड्यू टू वायलेंस, लगभग माना जाता है जो सीनेट है ना वो अक्सर रिवोल्ट कर देता था, म्यूटिनी कर देता था, जिससे कि डर रहता था वायलेंस का। इन 69 सीई रोम, 69 सीई के अंदर रोम में क्या देखा गया था, यहां पे क्या देखा गया था कि एक तरीके से ईयर ऑफ 4 एम्परर्स, कि यहां पे 4 एम्परर्स बदल गए 69 सीई में। ये फैक्ट आपको मैंने पढ़ाया भी है चैप्टर के अंदर कि भाई क्विकली ये आगे 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 पास होते होते 4 बारी एम्परर अपने जो है वो बदलते हैं, ये यहाँ पे माना जाता है। द ऑगस्टस एज, जो ऑगस्टन एज थी, इसके टाइम पे क्यों उसको जाना जाता है, एशिया में इसने कोई कॉन्क्वेस्ट किया था, इंटरनल पीस और स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था या सिविल वॉर हुई थी। तो इसकी एज को जाना जाता है इंटरनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए, कि इसके टाइम पे भाई स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा पीस का माहौल रहा करता था। फिर उसके बाद है ट्राजन्स कैंपेन अक्रॉस द यूफ्रेट्स, जो एक राजा आया ट्राजन, उसने जो कैंपेन्स अपने चलाए यूफ्रेट्स के अक्रॉस, तो वो क्या थे, सक्सेसफुल थे, परमानेंट थे, फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन था, या एक नेवल एक्सपेडिशन था इंडिया की तरफ, या पर्शियन से वो हारा था। तो एक फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन था, कोई इसका फल उसको नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका जो ईस्टर्न ये कॉन्क्वेस्ट था वो अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था बीच में ही। The wealthiest dependent kingdom absorbed by Rome was ruled by, सबसे पैसे वाला wealthiest kingdom, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो भाई हेरोड, his kingdom yielded huge revenue and was absorbed। हेरोड जो है इसके किंगडम में इतना पैसा था, इतना पैसा था, इसको ही हमने जो है वो किया था। आगे बढ़ते हैं। Which territory was not considered a province in the Roman Empire? गॉल, स्पेन, इटली या इजिप्ट। तो इटली इसका सही आंसर है। इटली जो है वो रोमन एम्पायर के अंदर एक प्रोविंस नहीं माना जाता था। फिर उसके बाद है एट इट्स पीक द पॉपुलेशन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द सेकेंड सेंचुरी वॉज 20 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन या 100 मिलियन। तो 60 मिलियन पॉपुलेशन थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अपना, जो अपने पीक पे थी, ठीक है। फिर उसके बाद है द एम्परर गैलेनियस एक्सक्लूडेड डैश फ्रॉम मिलिट्री कमांड, सीनेटर्स, इक्विटीज, मर्चेंट्स या स्लेव्स। तो भाई गैलेनियस ने सीनेटर्स को जो किया था एक्सक्लूड, हटा दिया था, निकाल दिया था, किससे, मिलिट्री कमांड से इसने हटा दिया था। आगे बढ़ते हैं। टिपिकल रोमन फैमिली, एक रोमन एम्पायर के अंदर आप किसी घर में जाओगे तो वहां पे फैमिली कैसी मिलेगी आपको, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली या ट्राइबल फैमिली, क्लैंस होते थे। तो ये न्यूक्लियर फैमिली का चलन था, जहां पे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, वटेवर, ये एक न्यूक्लियर फैमिली का वहां पे कॉन्सेप्ट चला करता था। रोमन विमेन हैड स्ट्रॉन्ग लीगल राइट्स, मेनली किसमें ज्यादा उनको राइट्स थे, ओनिंग प्रॉपर्टी, पार्टिसिपेटिंग इन सीनेट, वोटिंग राइट्स, ठीक है, या फिर मिलिट्री कमांड। तो प्रॉपर्टी में बेसिकली उनको कुछ राइट्स मिले हुए थे विमेन को वहां की, तो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। डिवोर्स इन रोम, जब आपको तलाक देना है रोम में जब आप रहते हो तो ये क्या था, रेयर और इम्पॉसिबल था, अलाउड सिर्फ मैन के लिए था, ये इजी था दोनों के लिए, या सिर्फ सीनेट को अलाउड था। तो डिवोर्स जो है बहुत इजी था दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत ही इजी था। डिवोर्स का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था। Augustine tells us his mother was a senator, was regularly beaten by his father, या owned estates या served in the army। तो ऑगस्टीन बताते हैं कि उनकी जो मदर थी उनके पिता उनको मारा करते थे रेगुलरली। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑगस्टीन ने ये चीज बताई थी। ग्रेफिटी इन पॉम्पे इज एविडेंस ऑफ, ग्रेफिटी क्या, दीवार पे आर्ट जब आप बनाते हो वो दिखाता है मिलिट्री पावर, कैजुअल लिटरेसी, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा या स्लेव कल्चर। तो ये ग्रेफिटी का जो कल्चर है ये दिखाता है इनके लोगों में कैजुअल लिटरेसी कितनी थी, है ना, एक मतलब अपने विचारों को ग्रेफिटी के माध्यम से प्रकट करते हैं जब, तो वो चीज बहुत अच्छी मानी जाती है। द 3 मेन आइटम्स ट्रेडेड इन ह्यूज क्वांटिटी इन रोम, 3 चीजें जिसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड हो रही है, व्यापार हो रहा है, राइस, सिल्क, आइवरी,
व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, स्पाइसेस, कॉटन, आयरन, टिम्बर, वूल, ग्लास। तो इसमें व्हीट, वाइन और ऑलिव ऑयल इनका ट्रेड बहुत अच्छा होता था, ठीक है। विच कंटेनर वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स लाइक ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जैसे जो ये सब चीजें हैं, इसमें कौन सा कंटेनर यूज होता था? स्क्रोल्स, एम्पोर, पेपरस रोल या अर्न्स। तो एम्फोरा, एम्फोरा जो है इसको यूज किया जाता था लिक्विड्स ले जाने के लिए, जैसे ऑलिव ऑयल है, क्योंकि इन सब चीजों का ट्रेड बहुत होता था वहां पे, ऑलिव ऑयल वगैरह का। द स्पेनिश ऑलिव ऑयल कंटेनर ड्रेजल 20 इज एविडेंस ऑफ। अब ये भी एक कंटेनर है ड्रेजल 20, ये किस चीज का एविडेंस है? रोमन कॉइन एज का, मार्केट कंपटीशन का, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर का या स्लेव लेबर का? ये दिखाता है मार्केट कंपटीशन कैसा था, ठीक है। ड्रेजल 20 ये स्पेनिश ऑयल कंटेनर था, ठीक है। फिर है विच रीजन डोमिनेटेड ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन इन द 3rd 4th सेंचुरीज? स्पेन, इटली, नॉर्थ अफ्रीका या ग्रीस। तो इसमें नॉर्थ अफ्रीका ये वो एरिया है जो डोमिनेट कर रहा था। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, हाइड्रोलिक माइनिंग सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? इंडिया, स्पेन, इजिप्ट या गॉल। तो ये स्पेन में हो रही थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। अंडर ऑगस्टस द नंबर ऑफ स्लेव्स, ऑगस्टस के टाइम पे कितने नंबर ऑफ स्लेव्स थे? 1 मिलियन, 3 या 5 या 7? तो 3 मिलियन स्लेव्स थे इटली के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और टोटल 7.5 मिलियन की तो इनकी पॉपुलेशन थी, जिसमें से 3 मिलियन स्लेव्स थे। फिर उसके बाद है स्लेव्स एंड फ्रीडमैन वर ऑफन एम्प्लॉयड एज। जो स्लेव्स होते थे या जो भाग जाते थे फ्रीडमैन, उनको कहाँ एम्प्लॉय किया जाता था? सीनेटर्स में, बिजनेस मैनेजर्स में, आर्मी जनरल या प्रीस्ट। तो देखो ये 3 चीजें तो सेंस नहीं बन रही, पर बिजनेस को मैनेज वो लोग जरूर कर सकते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर्स का काम वो जरूर क्या करते थे। Columella recommended that landowners keep preserved tools twice as needed. Slave gangs chained women workers only या no tools at all। तो जो कोलोमेला ने रिकमेंड किया था कि जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास कुछ रिजर्व टूल होते थे ट्वाइस एज नीडेड, जब जरूरत होती थी उनको, ठीक है। तो ये चीज इनके पास रहा करती थी। प्लीनी द एल्डर कंडेम्ड वेज लेबर, यूज ऑफ स्लेव गैंग्स, फ्री पीजेंट्स या मिलिट्री सर्विस। तो ये कंडेम करते हैं कि ये जो स्लेव गैंग्स हैं इसका यूज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और ऑगस्टीन्स लेटर शो पुअर फैमिलीज समटाइम्स, दिखाया जाता है कि जो गरीब परिवार होते थे वो कभी कभी क्या करते थे? सीनेटर बनते थे या अपने बच्चे बेचते थे सर्विट्यूड में, या भाग जाते थे पर्शिया, या आर्मी ज्वाइन करते थे। तो ये अपने बच्चे बेचते थे भाई, ऑप्शन बी, जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चे बेचा करते थे, ऐसा हमें पता चलता है। द इक्विट्स जो नाइट्स होते थे वो क्या करते थे? स्लेव ओनर थे, मर्चेंट होते थे, शिप ओनर थे या बैंकर होते थे, ठीक है, या फिर ग्लेडिएटर्स होते थे या पीसेंट्स होते थे। ये मर्चेंट्स का काम करते थे जो इक्विट्स होते थे, और शिप ओनर भी होते थे और ये बैंकर भी होते थे, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। कॉन्स्टेंटाइन इंट्रोड्यूस विच न्यू गोल्ड कॉइन। सोने का एक सिक्का कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे आया था, इसके एरिया मतलब इसके एरा में, दिनारियस, सॉलिडस, ऑरियस या ड्रेचमा। तो ये सॉलिडस नाम से एक सिक्का आया था जो कॉन्स्टेंटाइन ने लॉन्च किया था। कॉन्स्टेंटाइनोपल वॉज प्रीवियसली कॉल्ड, इस जगह को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाइजेंटाइन, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक या गॉल। तो इसको बाइजेंटाइन नाम से जाना जाता था। द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर अंडर कॉन्स्टेंटाइन। तो भाई क्रिश्चियनिटी को इसने ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था, ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन इसने बना दिया था। विच रूलर्स रेन इज कंसिडर्ड द हाई पॉइंट ऑफ बाइजेंटाइन्स प्रॉस्पेरिटी। बाइजेंटाइन सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस कब था? जस्टिनियन के टाइम पे था ये, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 3rd चैप्टर नोमैडिक एम्पायर्स की तरफ, और इसके भी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द टर्म नोमैडिक एम्पायर सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बिकॉज। नोमैडिक एम्पायर, कॉन्ट्राडिक्शन तो लग रहा है ना। नोमैडिक कौन होते हैं? जो एक जगह टिकते ना हो, और एम्पायर क्या होता है? जो एक जगह स्टेबल होता है। तो ऑप्शन ए है नोमैड्स वेंडर विदाउट फिक्स पॉलिटिकल सिस्टम वाइल एम्पायर्स इंप्लाई सेटल्ड गवर्नेंस, या नोमैड्स लिव्ड इन फॉरेस्ट नॉट प्लेन्स, एम्पायर्स वर ऑलवेज डेमोक्रेटिक, या नोमैड्स नेवर फॉट वॉर्स।
तो नोमैडिक एम्पायर इसीलिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज जो नोमैड्स होते हैं वो एक जगह फिक्स पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं रहते और वो ट्राइबल सिस्टम होते हैं उनके, और एक एम्पायर जो होता है वो एक सेटल्ड गवर्नेंस का सिस्टम देता है। तो ऑप्शन ए सर यहाँ पे अपना जो है वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। द मंगोल्स प्रोड्यूस लिटिल लिटरेचर ऑफ देयर ओन, थोड़ा बहुत उनका खुद का लिटरेचर है। एंड हमारी जो नॉलेज है जितनी भी मंगोल्स के बारे में आती है वो कहाँ से आती है, ओरल ट्रेडिशन से आती है, क्रॉनिकल्स, ट्रेवलॉग्स एंड सिटी बेस्ड राइटर्स से आती है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से आती है, या चाइनीज नॉवल से आती है। तो हमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रॉनिकल्स जो पुरानी हिस्ट्री होती है, जो ट्रेवलॉग्स अगर किसी ने ट्रेवल किया वहां पे उसने कुछ लिखा तो वहां से पता चलता है, और जो सिटी बेस्ड राइटर्स होते हैं उनसे भी हमें ये सारी चीजें पता चलती है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, इट वॉज फर्स्ट कंपोज इन लैटिन, मंगोलियन, पर्शियन या अरेबिक। तो ऑब्वियसली भाई मंगोलियन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसी में ये कंपोज की गई थी। द पर्शियन हिस्टोरियन हु क्रॉनिकल्ड मंगोल रूलर्स ऑफ ईरान वॉज रशीदुद्दीन जुवाइनी, बार्टल या मार्को पोलो। तो जुवाइनी वो था एक पर्शियन हिस्टोरियन जिसने ये हिस्ट्री लिखी थी मंगोल रूलर्स की जो ईरान के हुआ करते थे। मार्को पोलोज अकाउंट ऑफ द मंगोल्स वर रिटन इन मंगोलियन ओनली, या इटालियन एंड लैटिन वर्जन्स विद डिफरेंसेस, या चाइनीज या पर्शियंस। तो मार्को पोलो ने जो मंगोल्स के बारे में लिखा है वो इटालियन और लैटिन वर्जन लिखा है, ठीक है, ये आप याद रखना। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द मंगोल्स वर रिलेटेड बाय लैंग्वेज टू, किस लैंग्वेज से रिलेटेड थे, ततर, खितान, मंचूज एंड तुर्क, पर्शियन एंड अरब्स, चाइनीज एंड जापानीज या यूरोपियन। तो ये इनकी लैंग्वेज से रिलेटेड थे, ततर, खितार, मांचूज और तुर्क लोगों के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मंगोल्स मेन ऑक्यूपेशन, मंगोल्स का मेन काम धंधा क्या था, फार्मिंग और फिशिंग, पेस्टोरलिज्म यानी कि घोड़े, भेड़, ऊंट ये सब पालना और हंटिंग करना, या अर्बन ट्रेड या गोल्ड माइनिंग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये जानवरों को पालना और हंटिंग करना ही इनका मेन ऑक्यूपेशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। द मंगोल्स लिव्ड इन पोर्टेबल टेंट, तो जो उनके टेंट होते थे वो पोर्टेबल होते थे, वो कहीं पे भी लग जाते थे। तो उन टेंटों को क्या कहा जाता है, कनत, गर्स, युर्थ या कैस्टेला। तो ऐसे टेंटों को गर्स कहा जाता है, गर्स, GERS। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, गर्स में वो रहा करते थे। पीरियोडिक नेचुरल कैलमिटीज इन द स्टेपी, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा हार्श विंटर जब होते हैं, जब सूखा पड़ जाता है, तो इससे होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं भाई पेस्चर और रेड्स को लेकर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर जो ये पेस्चर वाला एरिया है और ये लगभग रेड्स वगैरह भी इस टाइम पे ये लोग बहुत मारते थे, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का एक वो बनता था, ठीक है। विच चाइनीज डिफेंसिव स्ट्रक्चर सिंबलाइजेस फियर ऑफ नोमैडिक रेड्स, ये नोमैडिक लोग जब अटैक करते थे चाइना के ऊपर तो उनसे बचाव के लिए चाइना ने क्या स्ट्रक्चर बनाया था, चाइना ने भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, जो 7 वंडर में से एक है, आपको पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो चंगेज खान था उसके बचपन का नाम क्या था, बाटू, तेमुजिन, ओगोदेई या जोची। तो तेमुजिन उसके बचपन का नाम था। इस फादर येसुजेई बिलोंग टू विच क्लैन, कौन से ग्रुप से वो आते थे, खितान क्लैन, बोरीजिट क्लैन, कियात ग्रुप जिसको कहते हैं, ततर या तुर्क। तो कियात ग्रुप से वो आते थे भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है चंगेज खान वॉज फॉर्मली प्रोक्लेम्ड यूनिवर्सल रूलर एट अ कुरितलाई, कुरितलाई मतलब एक असेंबली होती थी, 1162, 1189, 1206 या 1227। तो ये इसको नाम मिला था 1206 में, एक असेंबली हुई थी सभी मंगोल्स की जिसको कुरितलाई कहा जाता है। द फर्स्ट चाइनीज डायनेस्टी डिफीटेड बाय चंगेज खान, चंगेज खान ने सबसे पहले किसको हराया था, सीसिया डायनेस्टी थी भाई वो, सीसिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ चाइना सैक्ड बाय द मंगोल्स इन 1215 वॉज, कौन सा शहर था जो मंगोल्स ने सैक कर लिया था, बीजिंग, पेकिंग कहा जाता था जिसको, शीजियान, शंघाई या लुयांग। तो बीजिंग जिसको पेकिंग कहते हैं वहां पे इन्होंने ये कंट्रोल बना लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये नॉर्थ चाइना में है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रूलर ऑफ ख्वारिज्म
एग्जीक्यूटेड मंगोल एनवॉयज कॉजिंग मैसिव इन्वेजन वॉज तुगरिल खान, सुल्तान मोहम्मद, जलालुद्दीन या बाटू। तो भाई उसका नाम है यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद, जो कि ख्वारिज्म का एक रूलर था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द पर्शियन क्रॉनिकल कोटेड चंगेज खान सेइंग आफ्टर कैप्चरिंग बुखारा। चंगेज खान ने एक बारी बुखारा को कैप्चर करके एक लाइन बोली थी और उसके बारे में एक हिस्ट्री में लिखा गया है, आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड, आई ब्रिंग पीस टू द स्टेपीज, ट्रेड इज माई गोल, या वी आर चिल्ड्रन ऑफ द एटर्नल स्काई। तो उसने एक लाइन बोली थी बुखारा को कैप्चर करके कि आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड, भाई मैं तुम्हें पनिश करने आया हूं, भगवान ने भेजा है मुझे। चंगेज खान जो है अपना, उसकी डेथ कब हुई थी? तो उसकी डेथ यहाँ पे है 1206, 1219, 1227 या 1241। तो 1227 में चंगेज खान वॉज डाइड। ओके, चंगेज खान रीऑर्गेनाइज द आर्मी ऑन द ट्राइबल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, विलेज सिस्टम या फैमिली सिस्टम। तो चंगेज खान ने ये रीऑर्गेनाइजेशन का काम किया था डेसिमल सिस्टम में, 10 की टुकड़ी हो गई, 100 की यूनिट, 1000 की यूनिट, 10,000 की यूनिट, ये सिस्टम इसने चलाया था। फिर उसके बाद है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मंगोल आर्मी, सबसे बड़ी यूनिट होती थी 10,000 की, को क्या कहा जाता था? उलूस, नोयन, तुमन या कनथ। तो उसको तुमन कहा जाता था। तुमन यानी कि जब 10,000 लोगों की एक पूरी यूनिट है ना सोल्जर्स की, तो उसको हम तुमन कहेंगे। हिज लॉयल कंपेनियंस, जो चंगेज खान के लॉयल कंपेनियंस थे, जिनको वो ब्लड ब्रदर कहता था, उनको क्या कहा जाता है? अंडा, उलूस, नौकर या पैजा। तो उसको अंडा कहता था ये, ठीक है, अंडा यानी कि जो उसके खून के रिश्ते वाले भाई हैं, जिसके बराबर वो मानता है जिसको। द कुरियर कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश बाय चंगेज खान, एक मैसेजेस पहुंचाने का, उसको क्या कहते हैं? यमा सिस्टम, कुबकुर, बज या गिरेज। तो उसको यम सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टैक्स नोमैड्स पेड फॉर मेंटेनिंग द कुरियर सिस्टम, ये पूरा कम्युनिकेशन कुरियर सिस्टम चलता रहे, उसको बज, कुबकुर, ट्रिब्यूट या खजान, इसको कुबकुर कहते हैं। कुबकुर बेसिकली वो टैक्स जो कि दिया जाता था कुरियर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जाता था। विच न्यू सीज टेक्निक डिड द मंगोल अडॉप्ट, सो कौन सी नई टेक्निक थी सीज की जो इन्होंने अडॉप्ट करी? कैटापुल्ट्स एंड नेफ्था बॉम्बार्डमेंट, नेवल वॉरफेयर, कैनन गन्स या एलिफेंट्स। तो इन्होंने कैटापुल्ट और नेफ्था बमबारी सीखी थी, तो ये सीज की एक टेक्निक होती है। ऑप्शन ए यहां पे अपना करेक्ट हो जाएगा। द मंगोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 उलूस अमंग हिज सन्स, तो वो 4 पार्ट्स में बट गया था। जो सबसे बड़ा जोची था उसको क्या मिला था? ट्रांसोक्सियाना, रशियन स्टेपीज, चाइना या ईरान। तो उसको रशियन स्टेपीज मिले थे, इसको गोल्डन होर्ड बाद में भी कहा जाता है, ठीक है, रशियन स्टेपीज इसको मिले थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मंगोल कैपिटल एस्टेब्लिश्ड बाय ओगोदेई, ओगोदेई ने जो कैपिटल बनाई थी वो कौन सी थी मंगोल की? पेकिंग, समरकंद, कराकोरम या बगदाद। तो कराकोरम को उसने कैपिटल बनाया था, ठीक है, इसी का ही बेटा है। फिर उसके बाद है विच ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान कॉन्कर्ड बगदाद इन 1258 एंडिंग द अब्बासीज कैलिफा? मोंके, बाटू, हेलेगु या कुबिलाई। तो हुलेगु जो था वो ये चंगेज खान का पोता था, जिसने बगदाद को कॉन्कर किया था और अब्बासी खलीफा को हराया था, ठीक है। कुबलाई खान एस्टेब्लिश्ड विच डायनेस्टी इन चाइना, कुबलाई खान ने मिंग, युआन, तांग या सुंग। तो इसने युआन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था कुबलाई खान ने। आगे बढ़ते हैं। द मंगोल स्टेट इन रशिया रूल्ड बाय जोचीज डिसेंडेंट्स वाज नोन एज, रशिया का वो एरिया क्या कहलाता था? इल खनिज डायनेस्टी, युआन डायनेस्टी, गोल्डन होर्ड या चगताई खनाते। इसको कहा जाता था गोल्डन होर्ड। ऑप्शन सी यहां पे अपना करेक्ट हो जाएगा। द मंगोल एम्पायर सो सीरियस इंटरनल डिवीजन आफ्टर द एक्सेशन ऑफ कुबलाई खान, ओगोदेई, मोंके या तिमूर। तो 1260 में कुबलाई खान के एक्सेशन के बाद में ये बहुत ज्यादा इंटरनल डिवीजन हो गया था, आपस में लोग लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारकाट कर रहे थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी अंडर मंगोल रूल दैट प्रमोटेड ट्रेड इज कॉल्ड पैक्स रमाना, पैक्स मंगोलिका, सिल्क रूट पीस, पैक्स ब्रिटेनिका। तो जो एक पीरियड है पीस एंड प्रोस्पेरिटी का अंडर दी मंगोल रूल, जिस टाइम पे ट्रेड बहुत होता था, उस पीरियड को माना जाता है पैक्स मंगोलिका। ऑप्शन बी यहाँ पे अपना
करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अ सेफ कंडक्ट पास गिवन टू ट्रेवलर्स एंड मर्चेंट्स अंडर मंगोल्स वाज याम जिरेज, जिसको पैसा कहते हैं, बज या नोयन। तो पैसा जो जिरेज है वो एक सेफ कंडक्ट पास होता था जो ट्रेडर्स को दिया जाता था और मर्चेंट्स को दिया जाता था, ट्रेवलर्स को दिया जाता था अंडर द मंगोल एम्पायर। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रेडर्स अंडर मंगोल्स हैड टू पे अ टैक्स फॉर सेफ पैसेज। अगर आपको सेफली जाना एक टैक्स देना पड़ेगा, बज कुबकुर ट्रिब्यूट या पैसा, तो वो बज नाम से एक टैक्स होता है जो आपको देना पड़ेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द कनथ दैट फेल इनटू डिसरिपेयर ड्यू टू मंगोल कैंपेन्स वर, कनथ क्या है? टीपी टेंट्स होते हैं, अंडरग्राउंड कैनाल है ईरान की, फोर्टिफिकेशंस है चाइना की, या सिल्क रूट है। तो कनथ है अंडरग्राउंड कैनाल जो ईरान में होते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। Who drafted गजन खान स्पीच एडवाइजिंग प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स? रशीदुद्दीन, जुवाइनी, बर्टोल्ड या मार्को पोलो। तो ये गजन खान की स्पीच ड्राफ्ट करी थी रशीदुद्दीन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच इल्क खनीद रूलर फर्स्ट कन्वर्टेड टू इस्लाम? मोंके, गजन खान, हुलेगू या बरके। तो पहला जो रूलर था कन्वर्ट हुआ था जो इस्लाम में, वो था गजन खान। ठीक है, इल खनीद का पहला रूलर था यासा। ठीक है, यासा, यासा क्या होता है यहाँ पे? सेक्रेड कोड ऑफ चंगेज खान, लॉ, डिक्री या ऑर्डर, या आर्मी टैक्स या रिलीजियस स्क्रिप्चर। तो यासा एक लॉ है, कानून, एक डिक्री, एक ऑर्डर है जो आपको मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद है बाय द मिड 13th सेंचुरी यासा केम टू मीन। यासा का मतलब 13th सेंचुरी के मिड तक आते आते क्या था? मंगोल कस्टम्स ट्रेडिशंस, लीगल कोड ऑफ चंगेज खान लाइक मोजेस लॉ, या एग्रीकल्चरल रूल्स, या टैक्स रिकॉर्ड। तो ये एक लीगल कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है, चंगेज खान का। ये इसका मीनिंग बन गया था आते आते तक। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है तिमूर हेजिटेटेड टू डिक्लेयर हिमसेल्फ मोनार्क बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ चंगेज खानिद डिसेंट, यानी कि वो क्या उसका उस फैमिली का नहीं था, ठीक है, और उसकी एक लीनिएज नहीं थी, उसको वो हेजिटेट कर रहा हो क्या पता, या मिलिट्री पावर नहीं थी, या चाइना से डरता था, या वो क्रिश्चियन था। तो तिमूर हेजिटेट कर रहा था खुद को डिक्लेयर करने में मोनार्क, क्योंकि वो उसके खानदान का नहीं था, तो उसको हेजिटेशन थी। आज चंगेज खान को हम कैसे जानते हैं? एक कॉन्करर के रूप में जो बहुत क्रूल था, मंगोलिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, उसको कैसे लोग जानते हैं? एक आइकॉनिक नेशनल हीरो मानते हैं, एक फॉरगेटन फिगर क्या लोग भूल गए हैं, या एक चाइनीज एम्परर के तौर पे उसको जानते हैं? तो लोग उसको जानते हैं आइकॉनिक हीरो, उसकी मूर्तियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, अगर आप मंगोलिया में जाओगे तो ये नोमैडिक एम्पायर था। 4th चैप्टर हमारा द 3 ऑर्डर्स। द 3 ऑर्डर्स में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो यहां से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 ऑर्डर से, अब उसको मैं आपको बताता हूं। द टर्म फ्यूडलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या होता है? लैंड, वॉर, सर्विस या टैक्स। तो फ्यूड का मतलब यहाँ पे होता है लैंड, जमीन, ठीक है। द मिडेवल एरा इन यूरोप लास्टेड बिटवीन। तो यूरोप का मिडेवल एरिया जो मतलब एक एरा, एक टाइम पीरियड, एक दौर, वो कौन से टाइम पीरियड से कौन से टाइम पीरियड को यहाँ पे माना जाता है? 1st से 5th सेंचुरी, 5th से 15th सेंचुरी, 10th से 18th सेंचुरी, या 15th से 19th सेंचुरी। तो 5th से 15th सेंचुरी को हम यूरोप में मिडेवल एरा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। विच फ्रेंच हिस्टोरियन रोट फ्यूडल सोसाइटी? गिबन, मार्क ब्लोच, रशीदुद्दीन या बोकाकियो। ठीक है, तो ये फ्रेंच हिस्टोरियन जिसने फ्यूडल सोसाइटी के बारे में लिखा है वो मार्क ब्लोच है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है शोरलेमन वॉज क्रोन होली रोमन एम्परर इन 800 CE बाय। इसको किसने होली रोमन एम्परर का दर्जा दिया था? आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, पोप लियो थर्ड, बिशप हाइल्डगॉर्ड या किंग क्लोविस। तो पोप लियो थर्ड जो थे उन्होंने ये शोरलेमन किंग को बोला था आप होली रोमन एम्परर हो। ठीक है, फिर उसके बाद है द फ्रैंक्स वर अ रोमन ट्राइब, अ जर्मनिक ट्राइब, अ विकिंग ग्रुप या अ सेल्टिक ट्राइब। तो जो फ्रैंक होते थे ये एक जर्मनिक ट्राइब थी, ठीक है, और जो फ्रैंक है उन्होंने ही फ्रांस को उनका नाम दिया था। द फ्रैंक्स वर अ जर्मनिक ट्राइब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू मिडिवल बिलीफ सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। तो मिडिवल टाइम पीरियड में, मिडिवल एरा में यूरोप की सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में बटी हुई थी।
लॉर्ड, मर्चेंट, पीजेंट्स, प्रीस्ट, नोबल, पीजेंट्स, सोल्जर, आर्टिसंस, पीजेंट्स, या किंग्स, ट्रेडर्स एंड स्लेव्स। तो इसमें प्रीस्ट, एक तो वो पादरी, नोबल्स और पीजेंट्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबेस हाइल्डगार्ड ऑफ बिंजन जस्टिफाइड इनइक्वालिटी अमंग पीपल एज गॉड्स पनिशमेंट, गॉड्स विल, ह्यूमन नेचर, या फिर देखो इसने ये बोला था कि भाई ये क्या है कि एक गॉड्स की मतलब एक भगवान की अपनी मर्जी है, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी वगैरह है लोगों में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑर्डर इन मिडिवल सोसाइटी वॉज नोबिलिटी, पीजेंट्री, क्लर्जी या नाइट्स। तो क्लर्जी जो पादरी पंडित लोग थे उस टाइम के वहां के, वो थे पहले ऑर्डर में सबसे ऊपर, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लॉयल्टी बिटवीन किंग, नोबल्स एंड पीजेंट्स। तो एक लॉयल्टी होती है किंग के लिए, नोबल्स जो है जो मतलब लॉयल हैं, नाइट्स जो हैं वो अपने लॉर्ड के लिए लॉयल हैं। तो ये जो पूरा एक सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैसलेज, यानी कि आप एक कसम खा रहे हो कि हाँ भाई मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टर्म सीनियोर मीन प्रीस्ट, लॉर्ड, मास्टर, पीजेंट या नाइट। सीनियोर का मतलब होता है लॉर्ड या मास्टर, जो आपसे बड़ा है ओहदे में भी और हर तरीके से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एस्टेट ऑफ अ नोबल। एस्टेट का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी, तो किसी भी एक नोबल की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा जाता है, एबी, फीफ, मेनर या कैथेड्रल। तो एक जो पूरा वो एरिया होता है किसी भी नोबल का, उसको हम मेनर कहते हैं, यानी कि जागीर, पूरा का पूरा जो एरिया है वो मेनर है, जहाँ पे वो रहेगा भी, जहाँ पे वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह भी होंगी। नोबल्स कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लिवीज, नाइट्स टेम्पलर, गिल्ड ट्रूप्स या इन्फेंट्री। तो नोबल्स के पास अपने खुद के भी वो हो सकते थे ट्रूप्स, जिनको फ्यूडल लिवीज कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। अ मेनोरियल स्टेट यूजुअली कंटेन्ड। एक जो मेनोरियल स्टेट होता था वहां पे क्या क्या होता था, फैक्ट्री, शॉप होती थी, चर्च, कैसल, पेस्चर्स और वर्कशॉप होती थी, पोर्ट एंड शिप्स होते थे, या टेम्पल और श्राइन्स होते थे। तो एक मेनोरियल स्टेट जो एक मेनर होती है वहां पे क्या क्या है, एक चर्च होगा, कैसल होगा, पेस्चर्स भी होंगे और वर्कशॉप्स भी होंगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वो सारा ही सारा वहां पे जुगाड़ अवेलेबल रहता था। द नॉर्मन ड्यूक हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 1066 वॉज। किसने इंग्लैंड को कॉन्कर किया, विलियम फर्स्ट, चार्ल्स मार्टल, पेपिन या हेनरी सेवन। तो विलियम फर्स्ट ने ये काम किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंग्लो सैक्सन पीजेंट्स इन इंग्लैंड आफ्टर 1066 बिकेम किंग्स, टीनेंट्स ऑफ लैंड होल्डर्स, मर्चेंट्स या फिर प्रीस्ट। तो ये टीनेंट्स बन गए थे, किराएदार बन गए थे। जो एंग्लो सैक्सन पीजेंट्स होते थे इंग्लैंड के, वो एक किराएदार बन गए थे। फिर उसके बाद है अ लैंड गिवन टू नाइट्स इन रिटर्न फॉर सर्विस। तो नाइट्स लोग कौन होते थे, जो फेंसिंग करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, जिनको वॉर में भेजा जाता था। तो इनको जो एक जो जमीन दी जाती थी उसको क्या कहते हैं, एबे, टीथ, फीफ या फिर टेल। तो इनको एक फीफ नाम से एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, एक लैंड ग्रांट होता था जो इनको मिलता था। जो नाइट्स होते थे उनका मेन काम क्या होता था, टैक्स कलेक्ट करना, अपने लॉर्ड के लिए लड़ना, कैथेड्रल्स को मैनेज करना, या फिर अपनी जमीन की जुताई का काम करना, प्लॉइंग का काम करना। तो इनका काम था अपने लॉर्ड के लिए लड़ना, कि जब भी लोकल वॉरफेयर्स होते थे तो इनको आगे भेजा जाता था। ये प्रोफेशनल होते थे उसमें। ट्रेवलिंग सिंगर्स हु टोल्ड स्टोरीज ऑफ नाइट्स। स्टोरीज सुनाना वीर गाथा है इनकी, तो उनको क्या कहा जाता है, फ्रायर, मिंस्ट्रेल, सर्फ या स्कॉलर। तो इनको मिंस्ट्रेल कहा जाता है, जो सिंगर होते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। अ नाइट्स लॉयल्टी वॉज फोरमोस्ट टू द पोप, हिज लॉर्ड, हिज पीजेंट्स या हिज गिल्ड। तो भाई नाइट है तो सीधी सी बात है अपने लॉर्ड के लिए ही वो लॉयल रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्स मेंटेन देयर स्किल्स थ्रू फार्मिंग, डेली फेंसिंग एंड टैक्टिक प्रैक्टिसेस, प्रीचिंग इन टाउन्स या मैनेजिंग मेनर्स। तो नाइट्स का जो मेनली जो स्किल्स होती थी वो डेली फेंसिंग की प्रैक्टिस करते थे, जो भी टैक्टिक्स होती हैं, जो भी तकनीकी होती हैं, उसको वो अपनी पॉलिश करते रहते थे, ठीक है। द हेड ऑफ द वेस्टर्न कैथोलिक चर्च। वेस्ट साइड के जो कैथोलिक चर्च का हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, द पोप इन रोम, द पैट्रियार्क इन कॉन्स्टेंटाइनोपल या बिशप ऑफ पेरिस। तो उसको पोप इन रोम कहा जाता है, जो बहुत बड़ा पद होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर है अ टेंथ ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस, किसानों के जो भी प्रोडक्शन होती है उसका जो 10वां हिस्सा है वो जब लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, टेल, टीथ, टैक्स या टोल। तो उसको टीथ नाम से माना जाता है कि ये क्या था कि एक 1/10 आपको अपने जितना भी अपने प्रोडक्शन किया उसका एक जो 10वां हिस्सा होता है वो देना पड़ेगा, ठीक है। मोनेस्ट्रीज वर कम्युनिटीज ऑफ मॉन्क एंड नन्स, पीजेंट एंड नाइट्स, लॉर्ड एंड बिशप, मर्चेंट। तो मोनेस्ट्री है तो वो मॉन्क और नन की ही कम्युनिटी वहां पे रहती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री वॉज फाउंडेड इन, ये मोनेस्ट्री कब बनी, 410 सीई में, 529 सीई में, 742 सीई में या 910 सीई में। तो ये 529 सीई में बनी थी बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्री जो इटली में है। मॉन्क टुक वॉव्स ऑफ, जो मॉन्क होते थे वो किस चीज की वो लेते थे यहाँ पे कि भाई ओबीडियंस, पॉवर्टी और चेस्टिटी, ठीक है, कि बात माननी भी है और एक तरीके से ये सारी चीजें इस चीज का वो रखते थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन मिडिवल यूरोप, जो मिडिवल यूरोप के अंदर ज्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो कौन थे ज्यादा पॉपुलेशन में, नोबल, प्रीस्ट, पीजेंट या नाइट। तो जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो पॉपुलेशन में ज्यादा होते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री पीजेंट हैड टू गिव मनी रेंट ओनली, लेबर रेंट एंड मिलिट्री सर्विस, नो टैक्सेस या लैंड टू द चर्च। जो फ्री पीजेंट्स होते थे उनको लेबर रेंट देना पड़ता था और अपनी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ डायरेक्ट टैक्स समटाइम्स इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स बाय किंग्स, जो राजा होते थे वो सीधा कभी कभी क्या करते थे, टैक्स लिया करते थे किसानों से। उसको टेल, टीथ, टोल या ट्रिब्यूट क्या कहा जाता है, उसको टेल कहा जाता है, एक सीधा टैक्स जो किसानों से लिया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, सर्फ कुड लीव द मेनर ओनली, जो पूरा का पूरा मेनर है उसको आप कब छोड़ सकते हो, कभी भी, या लॉर्ड की परमिशन के बाद, या सिर्फ हॉलीडेज के टाइम पे, संडे वगैरह पे, या चर्च के अप्रूवल के बाद। तो जब लॉर्ड की परमिशन मिलती है उसके बाद ही वो वहां से जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड्स फोर्स्ड सर्फ टू यूज देयर मिल्स, ओवन्स एंड वाइन प्रेसेस, गिल्ड वर्कशॉप्स, मोनेस्ट्री स्कूल्स या नाइटली कैसल्स। तो उनको फोर्स किया जाता था, उन्हीं की मील यूज करो, उन्हीं के ओवन यूज करो, उन्हीं की वाइन प्रेसेस को यूज करो, ठीक है, ये उनको बोला जाता था। द ग्रेट एग्रीकल्चरल इनोवेशन ऑफ द 11th सेंचुरी, क्या सबसे बड़ा इनोवेशन हुआ एग्रीकल्चर में, वुडन प्लो, हैवी आयरन प्लो विद मोल्ड बोर्ड, डिगिंग स्टिक या ब्रॉन्ज प्लो। तो हैवी एक आयरन का प्लो जिसके साथ मोल्ड बोर्ड भी आता था, ये सबसे बड़ा इनोवेशन माना गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द 3 फील्ड सिस्टम अलाउड लैंड टू बी यूज्ड वंस इन 3 ईयर, ट्वाइस इन 3 ईयर, एवरी ईयर, ठीक है, या 4 टाइम्स इन 3 ईयर्स। तो ये ट्वाइस इन 3 ईयर्स, ठीक है, ये माना जाता है 3 फील्ड सिस्टम में लैंड को यूज किया जाएगा ट्वाइस इन 3 ईयर्स। ये सिस्टम आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज टाउन एयर मेक्स फ्री, यानी कि शहर की हवा आपको आजाद करती है, इसका मतलब क्या है, टाउन्स में पॉल्यूशन है, सर्फ कुड बिकम फ्री इफ दे स्टेड अ ईयर एंड अ डे इन अ टाउन, कि अगर वो 1 साल तक अगर शहर में रह गए तो वो आजाद हो जाएंगे, टाउन्स वर ओनली फॉर नोबल्स, या क्लर्जी कंट्रोल टाउन्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सर्फ जो आजाद हो गए और शहरों में रह लिए तो वो आजाद ही माने जाएंगे फिर उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स की एसोसिएशंस होती थी उसको क्या कहते हैं, गिल्ड, ऑर्डर, वेसल्स या फ्रायर्स। तो उनको गिल्ड कहा जाता था, गिल्ड, गिल्ड यानी कि एक उनकी एसोसिएशन, एक ग्रुप है, खरीदना, बेचना, रेगुलेट करना, ये सारा उनका काम होगा, जो भी सामान को वो खरीदेंगे, बेचेंगे। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े पत्थर के चर्च बनाए गए थे 12th सेंचुरी में उनको क्या कहते हैं, मेनर, एबे, कैथेड्रल या गिल्ड हॉल्स। तो उसको कैथेड्रल कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, कैथेड्रल्स, बड़े बड़े पत्थर के जो चर्च होते थे। यूरोप में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उसको डेट को यहाँ पे हमें बताना है, 1200 से 1202, 1315 से 1316, 1347 से 1350, 1381 से 1383। तो 1315 से 1317 के बीच में ये ग्रेट फेमाइन आया था यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर ब्लैक डेथ नाम से जो महामारी है वो कब आई थी, तो वो आपकी 1347 से 1350 में आई थी।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे बहुत सही हो जाएगा। और इस टाइम पे बहुत लोग मारे भी गए थे इसकी वजह से। और अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी मरी है ब्लैक डेथ की वजह से? 10%, 20 से 40, 5%, 50 से 70। तो 20 से 40% लोग जो हैं भाई वो मारे गए थे इसकी वजह से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अंदर पीजेंट का रिवोल्ट कब हुआ था? तो भाई वो 1381 में आपका हुआ था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद है द राइज ऑफ न्यू मोनार्कीज इन 15-16 सेंचुरी यूरोप। तो यूरोप के 15 से 16 सेंचुरी के बीच का जो टाइम था, जो नए नए राजा आए, तो उसमें एक फीचर देखने को मिला कि वहां पे स्टैंडिंग आर्मी का कल्चर स्टार्ट हो गया और नेशनल टैक्सेशन स्टार्ट हुआ, कि वो फ्यूडलिज्म का थोड़ा डिक्लाइन हुआ और एक तरीके से पक्की आर्मी आना, एक परमानेंट आर्मी रहना, एक स्टैंडिंग आर्मी जिसे हम कहते हैं, वो चीजें आ गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ सारे के सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस किए क्लास 11th हिस्ट्री के, जो मिड टर्म में आपके आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आप कमेंट करें, जो भी आपका फीडबैक है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।